एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके पास लाइफ इन अब्रॉड की एक नई किस्त के साथ हाजिर हैं। आज की ये किस्त मुझे थोड़ी सी यूनिक लगती है बिकॉज आज हमारे साथ पहली बात है कि एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है। शी इज़ वन ऑफ माय यूनिवर्सिटी फेलो, वन ऑफ माय कॉलीग्स एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स। सो आज हम उनसे जानेंगे उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताती चलूँ। she was doing her masters back in Pakistan from UET Texla, and then now she is in Germany, TU Dresden, working as a research associate, and she very kindly accepted our offer to come to this session and share her wonderful and challenging experiences with us. Let's welcome Fatima Rani. Fatima, thank you very much for joining in today. It's so kind of you to take time out for us. Assalamu alaikum, Kora. Thank you very much for inviting me for this talk. And it's always a pleasure talking to you. And I was before the talk, I was super excited, but now I'm a little bit nervous, but it's okay. Let's see. Yeah, no, I guess it's all right. Thank you very much. अच्छा, हम इसको उर्दू में जंप कर लेते हैं because हमारे जो viewers हैं Yes, वो for sure. ज़्यादा मतलब उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। तो आज का इंटरव्यू जो पहले आपने इंटरव्यू सुने उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज हम फातिमा से आज एक और डायमेंशन में बात करेंगे और फिर हम दोबारा फातिमा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो किसी और दिन हमें टाइम दें और अपने जर्नी के बारे में एक दूसरे पैराडिम से बताएं। बट आज जिसके लिए मैंने फातिमा को यहाँ पे इनवाइट किया है वो एक ऐसी चीज़ है कि यूजुअली आप जब भी इंटरव्यूज भी सुनते हैं या किसी इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि वो आपको ऐसे बता रहे होते हैं कि ये हुआ और उसके बाद मुझे ये पोजीशन मिल गई। समटाइम्स आप सुनते हैं, मैं अक्सर सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि हम एक्टर बनना नहीं चाहते थे, एक्सीडेंटली हम यहाँ गए एंड एवरीथिंग वेंट वेल एंड सब कुछ ठीक हो गया। सो ऑल इज मैजिक, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन जब मैं फातिमा से मिली तो मैंने फातिमा से जब एज अ फ्रेंड चीज़ें हम लोगों ने शेयर की तो मुझे पता चला कि हर जर्नी वाजंट दिस स्मूथ जर्नी। ये एक बड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला जर्नी था और उसमें काफ़ी दफ़ा ऐसे सेटबैक्स आए जो मुझे फातिमा ने बताया जो कि कम्प्लीटली अगर आप आज मैं आपको बताऊं तो आपको फेलियर लगेंगे, लेकिन फातिमा वहां से ऊपर कैसे गई आज वो चीज़ें हम फातिमा से जानेंगे। और फातिमा, सबसे पहले आपको मैं कहूँ मतलब हमें उस एरा के बारे में बताएं क्योंकि हम उस तरह से चलेंगे जो चीज़ सबसे पहले हुई उसके ऊपर जाएंगे। तो बैचलर्स मास्टर्स सबसे पहला सेटबैक कहाँ पे आया और वो कैसा था? आप सिर्फ हमें उस सेटबैक के बारे में बताएं। अच्छा, पहला जो मेरा सेटबैक आया, आई गेस नॉट अबाउट द बैचलर्स, नॉट अबाउट मास्टर्स। और अपॉर्चुनिटीज मुझे बहुत मिली लाइफ में, ठीक है। अगर आप उसको एज अ सेटबैक देखो तो मेरा बैचलर्स के बाद मैंने बैचलर्स की है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी से। और यूजुअली जैसा कि हमारे पाकिस्तान में होता है कि आप अगर बड़ी और पहली बेटी हो तो आपने डॉक्टर ही बनना है, तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई कि आपको कहा गया, आपके ज़हन में बचपन से था कि आपने डॉक्टर बनना है। तो मैट्रिक तक मेरा ये था कि भई मैं डॉक्टर बनूँगी। मैट्रिक में आके मुझे हुआ कि नहीं, मुझे तो मॉडलिंग का भी शौक है, मुझे थोड़ी मॉडलिंग भी करनी है। तो मैंने जो मॉडलिंग का अपना शौक पूरा किया, क्योंकि डेफिनेटली एक मिडल क्लास फैमिली से हो तो हम लोग उस तरफ तो नहीं जा सकते, और रिलीजियस फैमिली से भी। तो उसमें ये हुआ कि मैंने जो अपना शौक पूरा किया वो मैंने अपने मैट्रिक में और अपने कॉलेज में पूरा किया। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई और स्टार्ट मैंने किया प्री मेडिकल से, और 1 साल बाद मुझे पता चला कॉलेज की लाइफ देखने के, और उसके बाद यार ये वाली मेरी फील्ड नहीं है, तो मैंने स्विच कर लिया, फिर प्री इंजीनियरिंग की। और फिर मैं जो है मेरी फैमिली में जो है माशाल्लाह से दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, मेरे ननिहाल में भी, धदियाल में भी। तो मेरी अपनी खाला जिनको मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी, वो 1990s की अर्ली में उन्होंने जो है ना मास्टर किया हुआ था कंप्यूटर साइंस में। और तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी, तो मैंने यही सोचा कि मैं इसी फील्ड में जाऊँगी। तो बैचलर्स फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया, और उसके फ़ौरन बाद ही मुझे जॉब मिल गई एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में, डेस्टो में, वहाँ पे मैंने काम किया।
और फौरन जॉब मिल गई और फौरन शादी हो गई, और वो जो ऐसा लगता है कि वो जो एक फेरी टेल है वो शुरू हो गई आपके साथ, तो वो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। और जब मैं अभी उसमें थी, जब जॉब कर रही थी, मुझे पढ़ने का शौक था। हमेशा से मैं जो हूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा जो था कि मैंने पढ़ना है आगे, तो जब मैं जॉब कर ही रही थी तो मैंने स्कॉलरशिप्स के लिए डिफरेंट अप्लाई किया था उस टाइम पे। और मुझे एक स्कॉलरशिप मिला था जो एचईसी की तरफ से था, जो फीमेल्स के लिए था, और स्पेशली वो था कि उन फीमेल्स के लिए जो बाहर जाके पढ़ना चाहती हैं। तो वो उसका फेज 2 था, उसमें मैं सेलेक्ट हो गई थी, और वो MS लीडिंग टू PhD था, और एचईसी का फुली फंडेड स्कॉलरशिप था। लेकिन अगर तुम उसको, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, मेरा एडमिशन हो गया सब कुछ, और लेकिन मैं उस स्कॉलरशिप में नहीं गई थी। तुम ये कह सकती हो कि वो पहला सेटबैक मैंने लिया, और वो मैंने लिया इस वजह से क्योंकि मेरी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। मुझे कोई इसका रेगरेट नहीं है, डेफिनेटली बहुत जबरदस्त अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने छोड़ी अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से। लेकिन आपको वो जो है, जो आप चीज छोड़ते हो वो फिर आपको मिल जाती है कभी ना कभी, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी हो। तो वो कह सकती हो कि मेरा पहला सेटबैक था। उसके बाद क्या हुआ, जॉब करती रही, जॉब के बाद जो है स्कॉलरशिप भी छोड़ दिया, और कुछ टाइम के लिए फैमिली की वजह से जॉब भी खत्म हो गई मेरी। मैंने अपने जॉब एक्सटेंड नहीं की, और बिल्कुल एक हाउसवाइफ और मदर की तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी उस टाइम पे। उसके बाद ऐसे कह रही हूँ कि शौक मुझे था कि मैंने पढ़ना है आगे, तो मैंने कहा चलो बाहर तो नहीं जा सकी, तो चलो पाकिस्तान से ही पढ़ते हैं। तो मैंने दोबारा काफी गैप के बाद अपनी दोबारा स्टडीज दोबारा स्टार्ट की, और मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया UT टेक्सला में, और वहां से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। और मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था कि दोबारा से, एक पहले आपने पढ़ा हुआ हो, फिर जॉब भी की हुई हो, फिर आप बिल्कुल घर में रहे हो, और उसके बाद से आप दोबारा से जब पढ़ना शुरू करो। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपने फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी अपने लेक्चर में, और मेरा फर्स्ट लेक्चर था, मेरे मास्टर्स था, तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे लिखना भी भूल गया है। आपका ऐसा होता है कि अच्छा मैं लेक्चर नोट करने में मुझे हो रहा था, अच्छा यार मुझे लेक्चर नोट करना है तो मैं वो कैसे करूं। लेकिन वो कह सकते हो कि वो मेरा जो है ना, एक तरह से दोबारा से यूनिवर्सिटी में जाना, स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना, आपके साथ वो सारे यंग यंग स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल टाइम एज अ पढ़ रहे होते हैं मास्टर्स में, और वो बैचलर्स करके आए होते हैं और बहुत करके, तो मैंने अपने आप को ना दोबारा से बड़ा बड़ा यंग महसूस करना शुरू कर दिया। और मेरी क्लास में ये होता था कि सब लोग मुझे जो है फातिमा बाजी कहते थे, और कहते थे कि आज कोई एडवाइस करो, अच्छा आज कौन सी एडवाइस करती हो, आज क्या बात करती हो। तो इस तरह का था, और मैंने बहुत इंजॉय किया। मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट किया क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं दे सकती थी। मेरी जो छोटी वाली बेटी थी वो बहुत छोटी थी उस वक्त, तो उसको छोड़ के जाना और फिर वो पढ़ना, और वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन मैंने किया उसको, और मैं बड़े लेकिन होती थी कि मैं कि ठीक है उनको बच्चों को सेट करके भी आपने क्लास लेने जाना है, वापस आना है। तो पार्ट टाइम में आपको पता है कि यूटी में हमें, आपने भी किया हुआ है कि वो कितना टाइम लगता है, और फिर उनके साथ, फिर उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ आपको दोबारा से, यानी उनके लेवल पे उसी तरह पढ़ना भी, उनके साथ आपने compete भी करना है। तो वो चीजें था, और हर सेमेस्टर में मेरी तो क्लास फेलोज भी चेंज हो रहे थे। तो वो फिर मैंने मास्टर्स किया और टाइम लगा के किया, और उसके साथ मुझे मास्टर्स के दौरान ही मुझे स्कॉलरशिप मिला पीसी की तरफ से। ठीक है, जो तुम पता है पीसी स्कॉलरशिप देती है कि जो आप गवर्नमेंट और उसमें कर रहे हो, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से, और उसमें मेरा फुली फंडेड जो था वो मेरे जितने भी मास्टर्स की मेरी जितने था वो सारा पूरे उससे ज्यादा ही कवर, यानी ज्यादा ही मुझे स्कॉलरशिप मिल गया जितना हमारा लग रहा था उस यानी टाइम। कि उन्होंने आपको पढ़ने के लिए पैसे देना शुरू कर दिए। हाँ दे दी, और वो इस उन्होंने वो उस स्कॉलरशिप में ये होता है कि वो आपको एक टाइम पे दे देते हैं, लेकिन वो आप डेफिनेटली वो ये देखते होते हैं कि आपकी तमाम स्टडीज के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाए। तो एक्सपेंसिव मेरे काम थे और मुझे मिला डबल था उससे। और तुम्हें पता है उस टाइम पे हमारी जो हुकूमत की तरफ से हम लोगों को लैपटॉप्स वगैरह भी मिल रहे थे, तो वो भी अब मुझे मिला दोबारा से। और वो तो वो सब चीजें जो थी ना, वो मुझे दोबारा से, वो मुझे और ज्यादा मोटिवेट करती, नहीं कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं यूं करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत हार्ड था मेरे से दोबारा से पढ़ना और दोबारा से हर चीज लिखना, वो चीज बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, लेकिन मैंने किया। That's nice. That's quite interesting. मतलब ups downs. लेकिन I do not want to go into any details that जो आपके लिए uncomfortable हो, but as we spoke about it कि जब आपने मास्टर्स करी थी या मास्टर्स के दौरान या आफ्टर मास्टर्स, तो आप
पर्सनली अपनी लाइफ में एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रही थी। एंड देन मेरी मुलाकात आपसे तब हुई जब 2019 में इधर फ्रांस में हमारी मुलाकात हुई, जिस प्रोजेक्ट का हम इकट्ठे पार्ट थे उस केस में। तो जब मैंने आपकी वो सारी, मतलब मैंने सुनी फातिमा की वो सारी स्टोरी, तो आई वाज जस्ट लाइक शॉक्ड और अमेज्ड एट द सेम टाइम के लाइक हाउ हाँ, यू मैनेज टू पास थ्रू दैट फेज, बिकॉज बहुत सारी हमारी जो व्यूअर्स सुन रही होंगी, फीमेल इवन मेल भी, वो जिंदगी में आई होप कि ऐसा ना हो किसी के साथ भी, लेकिन गुजरते हैं कई दफा जिंदगी में, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी हो जाती हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपकी जो मतलब जर्नी है, या आप जिस तरह से गुजरी। यार एनी असल में पता है क्या, हमारा जिस कल्चर से बेसिकली हम बिलोंग बिलोंग करते हैं ना, और जिससे हमारी जो जिस तरह की सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं ना, उसमें हमें उस तरह का ना मुझे लगता है हमारे ब्रॉटअप स्टाइल में और हमारा माइंडसेट बहुत टोटली डिफरेंट है। डेफिनेटली मैं उस वक्त जब मैंने एक लिया कि मैंने दोबारा से पढ़ना भी और मैं कर रही थी, तो ऐसा कोई इस तरह से मसला नहीं था कि आपको कि फाइनेंशियली मसला हो या रिलेशनशिप का मसला हो या मुझे उस चीज में सपोर्ट नहीं किया गया हो। मेरे एक्स हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे इस चीज में, और मेरी फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट थी। लेकिन ये था कि एक एक टाइम बाद हम जो चीजें हम बात नहीं समझते ना, हम ये समझते हैं कि चेंज जो है ना वो आपका आएगा नहीं कभी। हालांकि चेंज तो नेचर में है, वो आपकी अपनी नेचर में आता है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी आता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आता है। और अगर आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो वो उसमें आप जो है बिल्कुल आप ये देयर इज नो ऑप्शन कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट ना करो। तो समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, हम एक चीज हमने शुरू की, अपनी लाइफ शुरू की, ठीक है, चाहे प्रोफेशन है चाहे आपकी रिलेशनशिप है, तो आपको लगता है कि वो ऐसी ही रहेगी, वो वैसी ही नहीं रहती, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करती है। समटाइम पॉजिटिविटी की तरफ जाती है और समटाइम नेगेटिविटी की भी तरफ जाती है। तो मेरे साथ हुआ ये कि एज मैंने बताया कि जिस तरह बाकी सब था कि मुझे बहुत अच्छी ग्रूमिंग भी हुई थी और फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी चली गई थी अपनी, और फिर शादी भी हो गई और वो बच्चे भी हो गए साथ साथ, तो वो उस तरह से हर किसी को लगता था। लेकिन जो जो प्रॉब्लम हमें आया वो आया माइंड सेट का प्रॉब्लम आया, ठीक है। हमारा माइंड सेट टोटली डिफरेंट था, ठीक है। और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि अगर इतने साल बाद भी हमारा माइंड सेट, अगर शुरू शुरू में तो आप उसको चीज को ओवरकम कर जाते हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपको लग रहा है कि वो चीज आगे नहीं बढ़े, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप कहते नहीं ऐसा होगा नहीं, हम उसी चीज में रहते हैं, वो चीज ठीक हो जाएगी, और उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, वो हम गलत करते हैं। अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, उस चीज को अच्छे तरीके से कर लो कि ठीक है, हम लोग थे, साथ थे, हम उसको एक अच्छे तरीके से खत्म करते हैं और फिर हम अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम एज अ लड़की भी आप कोई डिसीजन नहीं दे सकते, और ऐसा मर्द भी आप डिसीजन नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा सोसाइटी होते हैं। अगर आप कहो कि हम अपने रास्ते अभी अलग करना चाहते हैं, या हमारा माइंडसेट अब नहीं मिल रहा या कुछ इस तरह से होगा, तो सब तरफ से होता है नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो बच्चे हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें होती हैं। तो मुझे लगा कि एक तो मैं खुद से भी, क्योंकि एक आपकी ब्रॉटअप ऐसी हुई थी, ऐसे कल्चर में थी, तो मैंने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि ठीक है अगर माइंडसेट चेंज हो गया तो आपको अलग हो जाना चाहिए, या अलग अलग रास्ते ले लो, या थोड़ी देर के अलग अलग हो जाओ और उसको अच्छे तरीके से फिर आगे चलो। तो वो जो चीज थी वो मैंने खुद नहीं सीखी थी, क्योंकि मेरा ना ब्रॉटअप थी ना मेरा माइंडसेट था। और फिर जब मुझे ऐसा हुआ कि मेरे पे पड़ा वो टाइम के, जब डिसीजन लिया गया कि नहीं, जबरदस्ती लिया गया कि बजाय बात करने के और आराम से कि ठीक है जैसा होता है पाकिस्तानी कल्चर में कि नहीं अब हमारे रास्ते अलग हैं, वो मेरा सेटबैक था कि मैंने इस तरह से नहीं एक्सेप्ट किया हुआ था उस चीज को, तो मैं बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई। और अगर जब मैं कह रही हूँ तो मेरे से मिली हुई मैं किस तरह की हूँ, बड़ी एनर्जेटिक भी और सोशल भी और वो सब कुछ, लेकिन जब मेरे पे वो टाइम आया तो मैं वाकई कोलैप्स हो गई। और मैंने उस बात को अंडरस्टैंड करने के बजाय मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कोई मसला मेरे साथ था, या अगर मेरे साथ हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, या इस तरह से क्यों हुआ गया। तो उस चीज वो मेरा बहुत हार्ड टाइम था। और उसमें लेकिन लकीली मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे बहुत उनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट थी। लेकिन ऐसा टाइम आपके समटाइम्स आपकी जिंदगी में ऐसा टाइम पड़ता है, आपके पास सब लोग होते हैं, आपके पास फ्रेंड्स होती हैं, आपके पास आपकी अपनी फैमिली होती है जो कि बहुत लविंग और बहुत सपोर्टिव होती है, एनवायरनमेंट भी आपको वो कर रहा होता है, लेकिन आप खुद अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जात के अंदर जो है ना वो आप इतने
वो घिरे हुए होते हो ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने किस तरफ जाना है और उसको आपने कैसे ओवरकम करना होता है। और आप क्योंकि हम अब हमारा जिस तरह का कल्चर, हम अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो हम वो चीजें उनको उस तरह से शेयर भी नहीं कर पा रहे होते कि मैंने इसको ओवरकम करना है, मैंने किस तरह। तो वो मेरे पे ऐसा टाइम था कि आप कह सकती हो कि मैंने 4 महीने मैं बिल्कुल बेड पे थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ क्या है और क्या हो गया है और क्या करना है मुझे क्या। लेकिन उसके बाद जो है विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली, मैंने कहा कि नहीं, ओके, अगर कोई चीज़ हो गई है तो चलो उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। मैंने कहा 6 महीने, जब 4 से वो 6 महीने का टाइम आया, मैंने कहा इट्स मोर देन इनफ। अब मुझे था कि मुझे अपनी फैमिली पे अगर आ गई हूँ उनके पास, तो मुझे दोबारा से उन पे एक खाला के अच्छे खासे थे, वो आप बोझ नहीं होते किसी पे, लेकिन आप अपनी उसमें होता है कि यार मैं जॉब भी करती थी, मैं सब कुछ करती थी, मैं कर सकती हूँ, तो मुझे दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो वो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम था मेरा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने खड़ा होना है और मैंने होना है। और फिर मैंने उसमें दोबारा अपनी स्ट्रगल की। तो तुम सोच सकती हो मेरे बहुत स्पैन आ गया था बीच में कि इतना ज्यादा कि मैंने जॉब भी नहीं की हुई थी और फिर एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली थी और इस तरह करके। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू किया, फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया मुख्तलिफ, और फिर मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली। लेकिन जो मैं लेसन यहाँ पे लर्न किया और जो मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहती हूँ, वो ये कहना चाहती हूँ, ये एक्सेप्ट करें कि समटाइम्स हर चेंज हर किसी में आता है, ठीक है। आप खुद भी चेंज हो जाते हो। अगर जॉब में भी जा रहे हो, तो शुरू में जो आप होते हो, आप जब बाद में निकलते हो जॉब से या कुछ अर्से बाद, तो आप बहुत चीजें स्किल्स लर्न करते हो। ऐसे ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी होता है, ऐसे ही आप उसमें भी आप बहुत चीजें लर्न करते हो और बहुत चीजें चेंज भी हो जाती है। उस चेंज को एक्सेप्ट करो, और अगर कोई चीज आ गई तो उसको एक अच्छे तरीके से बातचीत करके, लॉजिकली अच्छे तरीके से उस चीज को अगर खत्म होना है या उसी चीज को इम्प्रूव करना है, तो उसको इम्प्रूव करो, रादर देन कि आप उस चीज को खींचते जाओ या उसको गलत तरीके से लेके जाओ। वो मत करो, एक्सेप्ट करो कि अगर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, उसको मैं एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ उससे। सो आई थिंक यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है वो लाइन ड्रॉ करना कि जब आप ये कहो कि फर्दर इस पे कोई एफर्ट डालने का कोई फायदा नहीं, कुछ ये जिंदगी में और और बुरी चीजें ही ला रहा है, बजाय इसके कि हम जिंदगी में एक दूसरे के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग और जहां तक मुझे समझ आई है कि जिस टाइम पे ये आपके साथ सारा कुछ हो रहा था, उस टाइम पे आप जो है वो कोई जॉब नहीं कर रही थी ऑलरेडी, तो मोस्टली उस स्टेज के ऊपर बहुत सारी खवातीन खड़ी होती हैं और ऑब्वियसली हर बंदे के लिए अपना अपना घर ही प्रायोरिटी होता है, लेकिन एक लाइन जरूर ड्रॉ कर लेनी चाहिए आपको, जहां पे आप ये मत सोचें कि ओके अगर ये हो गया तो अब फिर मेरा क्या होगा, फाइनेंसिस का क्या होगा, बिकॉज वही बात है कि हमारा एक बिलीव है कि वो तो अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, तो वो जरिए भी बेशक। बना देता है। और आप हमारे पास मतलब उस चीज की एक लाइव एग्जांपल है कि यू कैन लिव अ लाइफ आफ्टर दैट एज वेल, आपकी लाइफ खत्म नहीं होगी उस चीज के ऊपर। तो इट्स वेरी नाइस। और जो है आई थिंक, सॉरी, यू वांट टू यार मेंशन? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि यार जब आपके साथ इस तरह से होता है ना, हमारे कल्चर में ये चीज है कि उस चीज को एक तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उस पर बात नहीं की जाती। अगर एक चीज खत्म हो गई है तो उसको भी बात में अच्छे लेके चलो। और जिस तरह की मैं थी, जब मैं मेंशन कर रही हूँ कि जाहिर बात है हमारी बच्चियां भी हैं और सब कुछ भी हैं, तो लेकिन हमारे यहाँ अगर कुछ ऐसा हो जाए किसी औरत के साथ, तो तुम्हें पता है वो कि बस एक टैबू सा बच जाता है कि ये हो गया तो पता नहीं ये इस औरत ही में कोई मसला है, या ये कुछ ऐसी चीज होगी कि इसको, या कोई ऐसी बीमारी होगी कि इसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दे या ना हो। और जो एक दो फैमिलीज होती हैं जो कि पहले बहुत अच्छे तरीके से साथ चल रही होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं और सब कुछ होती हैं, उसके बाद वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं जैसे कि वो आपकी दरमियान ना वो एक जंग छिड़ गई, ठीक है। ये नहीं एक्सेप्ट करते कि ठीक है कुछ होता है, कोई चीजें साथ चलनी है। पढ़े लिखे लोग हैं, अगर कोई एक माइंडसेट नहीं मिला और कोई एक डिसीजन किसी एक ने ले लिया है, तो उस डिसीजन की रिस्पेक्ट की जाए और उसके बाद देखा जाए कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उसको कैसे आगे लेके चलना है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे की खामियां बताते रहें। और दो फैमिलीज जो थी, जो बिल्कुल एक साथ साथ चलती थी और हर चीज में शरीक भी होती थी, वो बिल्कुल ऐसे हो जाए कि एक क्या इंडिया और पाकिस्तान बन जाए, या कि मैं क्या करूँ आज के जिस जमा के बिल्कुल ऐसे जम के उसमें चली जाएं और बातचीत भी ना हो। और जबकि जब जब इवन के जब जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो उनके नाना नानी भी होते हैं, उनके दादा दादी भी, उनके खाला खाला और वो सब चीज होते हैं, वो सब रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाती है जिस तरह वो पहले आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं। तो वो उस तरह से नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई बात हो गई है तो उसके बाद देखिए उसको अच्छे तरीके से डेफिनेटली
ये चीज ऐसी है कि कोई बंदा आराम से एक्सेप्ट भी नहीं करता। अब मैंने खुद आराम से एक्सेप्ट भी नहीं किया। मुझे मुझे खुद था कि मैं पता नहीं क्या कर लूं, मैं ये कैसे हो गया और मेरे साथ। और मैं उस टाइम पे ऐसे भी थी कि मैं बहुत दफा मैंने वैसे कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया, और मैं बहुत शिकवा कर दी कि अल्लाह ताला नहीं आपका इंसाफ किधर है, और ये कि और मैं इतनी अग्रेसिव थी कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या तोड़ दूं, फोड़ दूं, क्या कर दूं, मैं मार दूं या क्या करूं, या किस तरह से करूं कि ऐसी कैसे हो सकता है कि मेरी लाइफ के इतने साल बाद मैंने इतनी जिस चीज के अंदर एफर्ट पुट किया और हर चीज सेक्रीफाइस की, उसके लिए अपना प्रोफेशन सेक्रीफाइस किया, अपनी तमाम चीजें जैसे हम एक बीइंग हाउसवाइफ करते हैं सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद ये सब कुछ मेरे साथ हो गया। तो ऐसा हिम्मत किसी की कैसे होगी कि उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, या यूं हम इस चीज में होते। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें एक बात एक्सेप्ट करें कि नहीं हो सकता, उस बात को खत्म होगी, और खत्म होने के बाद देखें अगर आपके बच्चे हैं या नहीं है या कुछ भी है तो आपने उसको आगे कैसे लेके चलना कैसे लेके चलना, एग्जैक्टली। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि कई दफा इवन नॉट इन जस्ट दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप जिसमें शादी है, इवन फ्रेंडशिप्स के अंदर, बस शादी के अंदर ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रेंडशिप एक जस्ट सिर्फ आपकी मेंटली उस चीज को इफेक्ट करती है। तो कई दफा ये चीज देखना जरूरी है। हम कहते हैं यार हमने इतने अरसा अब इन्वेस्ट किया है, तो मतलब यू डू नॉट वांट टू लूज दैट। लेकिन आप ये सोचें कि इसकी वजह से कि सिर्फ आप सपोज वो 10-12 साल का अरसा इग्नोर नहीं करना चाहते इस वजह से, या वेस्ट नहीं करना चाहते इस वजह से, आप अगले 12 साल भी उसी के अंदर इन्वेस्ट करते रहें, जबकि आपको पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। या पता है, ये हाँ, आपने रियलाइज कर लिया। आपने कर लिया तो मैं यही कह रही हूँ कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद कुछ डिसीजंस लो कि ठीक है अगर हमारे हैं तो हमने आगे अब इसको कैसे लेके चलना है। एक डिसीजन ले लिया, सब फैमिलीज को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से। और खुदा ना खासा मेरे साथ इस तरह का नहीं हुआ। हमारे तो मैं पता माशरे में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मसला होता है, या आपका फिजिकल अब्यूज होता है, या वर्बल अब्यूज होता है। ऐसा कुछ नहीं था, दो पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी दोनों इंजीनियर थे, और अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे। तो सब कुछ एक वक्त के बाद एहसास हुआ कि साथ नहीं चल सकते, तो उसको आराम से अच्छे तरीके से खत्म करना चाहिए, बजाय इसके कि हर चीज फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाए और सब कुछ हो जाए और वो आपके डिसीजन के भी खिलाफ हो या उस तरह से हो। मुझे भी बाद में उस बात को जब मैं बाद में अब देखती हूँ अपनी लाइफ को या रियलाइज करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आपको उस टाइम को सब्र और आराम से अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए था। ना ना डिप्रेशन में जाना चाहिए, ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आपको अल्लाह पे एतकाद रखकर उस चीज को गुजारना चाहिए, और उसके बाद अल्लाह ताला आपके लिए खुद राहें खोल देता है। हम्म। राइट, सो आई थिंक द टेक अवे फ्रॉम दिस इज के अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, सो डू नॉट बी अफ्रेड टू टेक सच डिसीजंस। और अगर फॉर एग्जांपल जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं होता कि उसको कोई डिप्रेशन ना हो, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वो जो तकलीफ है वो आपने फेस करनी है, दैट इज फॉर श्योर। और उसके बाद फॉर श्योर। यू हैव ऑप्शंस। उसके बाद क्योंकि जब तक जिंदगी में आपकी सांस है ना, तो मेरा ख्याल है ऑप्शंस आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, जब तक आपकी अपनी जान है। तो आई थिंक वो नहीं, ये अच्छा। तुमने ये बहुत अच्छी बात की कि वो जो पेन होता है, वो जो सफरिंग है, उसको एक्सेप्ट करो और उससे गुजरो। वो जरूरी है कि उस टाइम से आप गुजरो। आप उससे गुजरोगे तो आपको बहुत सी जो है ना हिकमतें लाइफ की भी, और अल्लाह ताला भी आपको बहुत सी हिकमतें देगा। जो मेरा वो वाला जो, अगर मैं अपना टाइम देखूं तो मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत एक एक ब्लैक होल टाइम था, जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मैं क्या कर रही थी वो भी मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। और मुझे उसमें रेगरेट भी है, जिस तरह मैं कह रही हूँ कि अग्रेशन है, या मुझे समझ नहीं आता था, ये मैं इधर उधर बिल्कुल। लेकिन वो स्पैन मेरे हार्डली मेरे ख्याल में मेरे पे 2 से 2.5 से 4 महीने रहा होगा, और उसके बाद मैं दोबारा जो है ना, दोबारा मुझे लाइफ की तरफ में आ गई और पॉजिटिविटी की तरफ आ गई। वरना वो जो मेरा थोड़ा सा टाइम था, और वो भी मैं कहती हूँ कि शायद आपके मुझे जो लगता है मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी या क्या था कि मैं उस चीज से इस तरह करके और पॉजिटिविटी की तरफ गई, बजाय इसके कि मैंने उन चीजों को नेगेटिव, जिस तरह मैं अभी इतने पॉजिटिव तरीके से बात कर रही हूँ कि वो अच्छा है। और मुझे यानी कोई कोई रेग्रेट नहीं है, या कोई मुझे ग्रिजेस नहीं है मेरे दिल में, कोई इस तरह की बातें नहीं कि अच्छा ऐसा हुआ या ऐसे कहा या यूं क्या। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जो चीज हो गई हो गई। अब उसको आगे से जो है उस चीज को अच्छे से लेके चले आप।
नहीं नहीं, दैट मेक सेंस, दैट्स वेरी नाइस। एक छोटी सी चीज यहाँ पे मेंशन करूंगी कि मेरी एक दफा इत्तेफाकन एक थेरेपिस्ट से बात हुई, और एक बड़ी अच्छी चीज मैंने वहां से पिक की हुई है कि हमने अक्सर देखा है कि पॉजिटिविटी में लोग ये कहते हैं पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो। तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये तमाम इमोशंस एक इंसान के अंदर क्रिएट किए हैं, गुस्सा, उदासी, इवन कई हद तक मायूसी भी। मायूसी एक वो वाली मायूसी के अब आपको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम समटाइम्स यू फील डिसअपॉइंटेड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कई दफा ऐसे होता है ना कि कुछ चीज ऐसे होती है, सपोज आपके साथ कोई मिसहैप हुआ, आप उस टाइम पे आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहे, आपने कोई उस चीज के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपकी लाइफ में बहुत देर तक रहते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने ये बोला था कि वो बहुत जरूरी है कि आप वापस जाएं, उस उस सारे वाक्य को सोचें, और अपनी जो भी सैडनेस है उसको अपने मतलब उसको फील करें। जब आप वो फील कर लेंगे देन यू विल गेट ओवर इट। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये यही कि वो आपने उस सफरिंग से ना गुज़रना है, उससे अच्छा है कि आप उस टाइम पे लेकिन एक अच्छे तरीके से उससे गुज़र जाओ, वो बेहतर है। अगर आप नहीं गुज़रते तो वो भी बाद में जाके आपकी एग्रेशन बनती है। अच्छा है वो उस टाइम को और उसको अच्छे तरीके से आप निकाल लो। और मुझे जहाँ तक लगता है उस टाइम पे मैंने जो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था ज़िंदगी भागे, 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 भागे चली जा रही है, तो एक और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, आप क्यों भाग क्यों रहे हो? क्यों जा रहे हो? किस तरफ जा रहे हो? तो एक आपको सेटबैक आता है कि अच्छा ठीक है, अब रुकना है, अब सोचना है ज़िंदगी में क्या करना है और इसको किस तरह से लेके आगे चलना है। और आपका जो कनेक्शन नहीं होता अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, वो उसी वक़्त हम ठीक है, हम मुस्लिम हैं, हम मानते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरा जो कनेक्शन जो है ना वो उस वक़्त एस्टेब्लिश हुआ। अब मुझे कोई भी बात करनी हो, कुछ भी करना हो और तो मुझे ये होता है कि ठीक है, मुझे अल्लाह से बात करनी है और मुझे ये बात कहनी है या अगर कुछ में अभी भी मेरी लाइफ़ में कुछ ऐसे हैं जो आपके मेरे अपने इख्तियार में नहीं है, सब कुछ होते हुए भी, तो उसमें मैंने वो अपने डिसीज़न अल्लाह पे छोड़ दिए हैं। तो ये चीज़ें आपको लर्न करना कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं, जो आपने छोड़नी है अल्लाह पे और फिर उनको छोड़ के भूल जाएँ। फिर वो अल्लाह ताला जब उसकी केयर कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करेगा। सो डोंट वरी अबाउट देम। ये चीज़ें लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं जिस तरह तुम ये बात कर रही हो, एक तो हमारे माशरे में ना लोग जो हैं ये जो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या थेरेपिस्ट के पास जाना ये बहुत बुरा समझते हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इट्स नॉट अबाउट कि अगर आप किसी बुरे फेज़ से ही गुज़र रहे हैं तो ही आपको जाना चाहिए। अगर समटाइम्स आपको कुछ अपना नहीं समझ में आ रहा तो आपको जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। उम, मेरे केस में भी ऐसा हुआ कि जब मेरे पे इस तरह का सेटबैक आया तो मेरी अपनी सिस्टर डॉक्टर थी, उसने मेरे कहा कि नहीं इससे कहो कि कंसल्ट करे क्योंकि ये हमसे इस तरह से बात नहीं करेगी, ये उनको बताएगी तो वो होगा। और मैंने जब दोबारा जॉब शुरू की तो वहाँ में मेरी एक इतनी अच्छी फ्रेंड बन गई और शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत इन भी है टीवी वगैरह पे सिद्रा नाम है उसका, सिद्रा अख्तर नाम है। और तो वो मुझे वहाँ पे मिल गई और वो मुझे अक्सर बात में कहती थी पहले तो मिली और फिर हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और हम अभी तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो मुझे वो समटाइम्स कहती है कि फातिमा अल्लाह ताला ने ना मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए स्पेशली उस टाइम पे वहाँ पे भेजा था क्योंकि कोई उसका सिनेरियो नहीं था कि वो वहाँ पे आती वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही अपना चलाती है और वो करती है। तो जिस टाइम पे मैं इस बुरे फेज से गुजर रही थी वो कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस हो गए कि उसको आना पड़ा और फिर हम दोनों की मुलाकात हो गई एक टास्क के जरिए और फिर हम अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए। और वो भी और मैंने शुरू में जब मुझे पता चला कि वो ऐसी है तो मैंने खुद उससे कहा कि अच्छा तुम हो, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। उसने कहा चलो ठीक है फातिमा आना। तो पहली हमारी मीटिंग ज़ाहिर-सी-बात है ऐसी हुई जैसे कि एक एक साइकोलॉजिस्ट वो होती है और उसके बाद हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना आपकी ज़िंदगी में इनसे बात करना ये बहुत ज़रूरी है, आपको करना चाहिए कंसल्ट। एग्जैक्टली, यू डोंट हैव नेसेसरीली टू बी अ पागल और अ नफ्सियाती, जो कि हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल। टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। दैट्स वेरी नाइस एंड वेरी इंसाइटफुल एज वेल, आई वुड से। तो थैंक यू वेरी मच फातिमा। हम बाकी की डिस्कशन अपने पार्ट 2 में कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि अगर इससे रिलेटेड आप किसी चीज़ से स्ट्रगल करें एंड यू वांट आस्क के कैसे फातिमा के एक्सपीरियंस से, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम फातिमा से कहेंगे कि शील गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। So फॉर stay tuned श्योर। for the next episode. Thank you, Fatma. ओके सी यू लेटर। बाय बाय।